नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूपी में 27 में होने वाले चुनाव के लिए अभी से जातीय सियासत वाली फसल तैयार की जा रही? क्या जातीय सियासत पर योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है? क्या महाराष्ट्र हरियाणा की तरह यूपी के लिए योगी ने जाति वाली सियासत की काट ढूंढ ली है? दरअसल यूपी के इटावा में कथावाचक कांड के बाद जाति को लेकर राजनीति तेज हो रही है। अखिलेश कथावाचक के सारे यादव बनाम ब्राह्मण वाली सियासत कर रहे, पीडीएफ फॉर्मूले की दुहाई दे रहे, तो योगी हिंदुओं को एकजुट करने का मंत्र दे रहे। योगी आदित्यनाथ ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया। अखिलेश यादव पर जाति की सियासत करने का आरोप लगा दिया, तो अखिलेश ने भी सीएम योगी पर पलटवार किया। अब सवाल है कि क्या 27 में यूपी में चुनाव तभी जाति पर तनाव है? इसके साथ ही आज अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर पर भी हमलावर है। कितने पैसों में वो कथा कहते हैं, अखिलेश यादव ने इसको लेकर तंज कसा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने कहा था कि जाति सियासत करेंगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। यूपी में 27 की लड़ाई से पहले जाति कार्ड खेलकर जातियों को बांटकर वोटों की फसल तैयार की जा रही। यूपी के इटावा में हुए कथाकांड के बाद पंडित यादवों को लड़ाकर राजनीतिक दल खुलकर जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश है जो जाति को हथियार बनाकर पीडीएफ फॉर्मूले से 27 में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है जो किसी भी कीमत पर हिंदुओं को बंटने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि जाति पर राजनीति के बीच योगी आदित्यनाथ ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश पर जाति के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। साथ ही हिंदुओं को साफ संदेश दे दिया कि बटोगे तो कटोगे। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। इन्हें जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं। आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। लखनऊ में दानवीर भामा शाह जयंती और व्यापारी कल्याण दिवस की पूर्व संध्या पर लोक भवन में आयोजित समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। साफ है, जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने वाली सियासत का मुकाबला करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है। योगी अखिलेश पर हमलावर है, तो अखिलेश भी जाति के नाम पर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। इसमें सबसे ज्यादा जात के आधार पर फैसले होते हैं। और किसी विभाग को आप देख लीजिए, किसी विभाग को आप देख लीजिए, ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जातिवादी हैं। आप इनका विभाग देखिए कौन है। अगर समाजवादी सरकार होती, अगर एक बिरादरी के 2 भी दिखाई दे जाते तो हम जातिवाद हो जाते। जाति के आधार पर आपको परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जाति संघर्ष किसको पसंद होगा? सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। पीडीएफ फॉर्मूले से जीत का दम भरने वाले अखिलेश खुद को इतना कॉन्फिडेंट दिखा रहे कि 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव की नहीं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे और कह रहे अगली लोकसभा में गोरखपुर और मथुरा से भी बीजेपी को हराएंगे। अयोध्या और
प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। अखिलेश बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी, योगी और शाह की जोड़ी को अखिलेश टक्कर दे पाएंगे? क्या जाति की सियासत के बल पर सत्ता में आ पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे ने हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के जातीय कार्ड की हवा निकाल दी थी और बीजेपी ने इन राज्यों में बम्पर जीत हासिल की थी। जो बात योगी कह रहे हैं, जो संदेश योगी दे रहे हैं, वही संदेश हिंदू एकता के हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर साफ साफ कह रहे हैं, जाति में हिंदू बढ़ गया तो देश का बंटाधार हो जाएगा। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन, पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। अब सवाल है कि क्या 27 के चुनाव से पहले योगी से मुकाबले के लिए विपक्ष ने जाति वाली सियासी दुकान सजा दी है। सवाल यह भी है कि क्या योगी का संदेश बटोगे तो कटोगे नारे ने विपक्ष के जाति कार्ड की हवा निकालनी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र, हरियाणा की तरह ही क्या यूपी के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने जाति सियासत की हवा निकालने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है और आने वाले समय में इसका असर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सूर्य मैथिल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। अरुण राजभर जी जनरल सेक्रेटरी हैं सुभाषपा के। महंत राजू दास जी हैं। फखरुल हसन जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। कंचना यादव जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत फखरुल भाई आपसे करता हूं। मैं बटेंगे कटेंगे वाले पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। अंडर टेबल लेता है बाबा पैसा, ये कौन सी भाषा है? अच्छा लगता है क्या सिर्फ इसलिए कि बाबा बागेश्वर ने यह कह दिया कि भाई जाति सियासत मत करो, देश का बंटाधार हो जाएगा? देखिए, हमें उनके बयानों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो किसकी भाषा बोलते हैं, किस दल की भाषा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो सब जानते हैं। हमें उन पे कोई डिबेट नहीं करनी है, ना उनके किसी बयान पे कोई टिप्पणी करनी है। ठीक, आपने हमें बुलाया है भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब देने, वो उसका ही जवाब मैं दूंगा। नहीं फखरुल भाई, मैं बाबा बागेश्वर के बयान पर पूछ ही नहीं रहा हूं आपसे सवाल। फखरुल भाई, मैं बाबा बागेश्वर के बयान पर आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह बात कही है। नहीं, हम जवाब नहीं देना चाहते उस बात का। अखिलेश यादव पर भी नहीं बोलना चाहते? नहीं देना चाहते हम उसका जवाब। अखिलेश यादव पर भी नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा कि जो बोला मुझे उस पे नहीं बोलना ना। आपने डिबेट किस लिए बुलाया? बाबा बागेश्वर पे बुलाइए। नहीं, बाबा बागेश्वर पर बिल्कुल नहीं बुलाइए। बिल्कुल बाबा बागेश्वर पर यह डिबेट नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूं, ये कास्ट पॉलिटिक्स पर डिबेट है। नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स पर डिबेट है। बाबा बागेश्वर ने भी जाति सियासत को लेकर कहा है कि देश का बंटाधार हो जाएगा। आज फखरुल भाई, आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल कॉम्पेल नहीं करूंगा। वो उनको कहने दीजिए। नहीं, अरे मैं बाबा बागेश्वर पर पूछ ही नहीं रहा हूं। उनको बोलने दीजिए। अच्छा, एक बार और सवाल सुन लीजिए। व्यक्ति होगा तो बजाऊंगा। नहीं, एक मिनट सूर्य मैथिल, मैं समझा देता हूं। सवाल है पूछिए फखरुल भाई, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। जरा नाम ठीक कर दीजिएगा। प्रियंका भारती जी है, कंचना यादव नहीं है। प्लीज नाम ठीक करिएगा विंडो में।
मैं जो है फखरुल भाई, मैं आपको सवाल समझा देता हूं। बाबा बागेश्वर ने जो कुछ कहा, मैं उस पर आपसे नहीं सवाल पूछ रहा हूं। आज अखिलेश यादव ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब से थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनते होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि अंडर टेबल बाबा पैसा लेता है। क्या यह भाषा ठीक है अखिलेश यादव की? आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? अगर आप ऑप्ट करते हैं कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं फिर आ गए आप। नहीं, मैं कहता हूं मुझे बाबा बागेश्वर पे और उन पे कोई बात नहीं कहनी। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझना नहीं चाहते हैं, या आप घूम घूम के उसी सवाल पे आना चाहते हैं। आपका जो टॉपिक है डिबेट, तो उस पे रहिए ना। आप क्यों बार बार उस सवाल पे जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं मुझे जवाब नहीं देना ना, मुझे जवाब नहीं देना उस सवाल का। मुझे बताइए अखिलेश यादव ने किस आधार पे बोला कि अंडर टेबल 50 लाख रुपए बाबा बागेश्वर लेते हैं? आप मुझे यह बताइए, सोर्स क्या है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का? चुप रहिए। नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच क्या है इस प्रकार से संत महात्माओं पे अपमानजनक टिप्पणी करना? अच्छा, मैं आता हूं, मैं छोड़ देता हूं। नाराज मत होइए, जाकर डिबेट छोड़कर भागने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के किसी बयान पर नहीं बोलना चाहते हैं तो सर, ये मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ये विकल्प चुनेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। आप बोल दीजिए कि मैं अखिलेश जी के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लाइए फखरुल भाई को बातचीत करिए और उनसे कहिए कि ठीक है, मैं अखिलेश यादव के इस सेंटेंस पर नहीं पूछूंगा, मैं कास्ट पॉलिटिक्स पर ही उनसे पूछूंगा। ये आप कह दीजिए कि मेरा ये कमिटमेंट है उनसे, मैं दोबारा उनसे ये सवाल रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आऊंगा प्रियंका जी आपके पास और अरुण भाई आपके पास भी। यहां पर एक टिप्पणी महंत राजू दास की बहुत जरूरी है कि ये तो सिंपल कास्ट पॉलिटिक्स पर एक रिएक्शन था, रिएक्शन पर अखिलेश यादव ने बोला और उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं डिबेट ही नहीं करूंगा। मैंने ये भी कहा, ये भी कमिटमेंट दिया कि आप आ जाइए, मैं नहीं पूछूंगा इस पर। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आ जाइए फखरुल भाई, मैं नहीं पूछूंगा उस सवाल पर। आइए, कास्ट पॉलिटिक्स पर बटेंगे कटेंगे पर मैं बातचीत करूंगा आपसे, आप आ जाइए बिल्कुल। और वो भी कास्ट पॉलिटिक्स की डिबेट है। लेकिन महंत राजू दास, ये भाषा ठीक है एक संत के लिए? 50 लाख अंडर टेबल? देखिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा है। पहले तो जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं उनके लिए सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से सबके लिए खूब मंगल कामना, खूब स्नेह, खूब आशीर्वाद। दुर्भाग्यपूर्ण माननीय अखिलेश यादव जी का बयान है। आपने जब सवाल पूछा उनके प्रवक्ता से तो जवाब देने की बजाय भाग रहे। भागेंगे ही, क्योंकि अखिलेश यादव जी चलते ही उल्टा है, बोलते ही उल्टा है, जहर ही घोलते हैं, तो उनके प्रवक्ता कहां बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान था कि उन्होंने कहा बागेश्वर बहुत पैसा लेते हैं अंडर टेबल का। ये कभी कथा कराने की योजना बनाया था क्या अखिलेश जी? या कभी उनसे चर्चा किया था क्या? कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इनसे पैसे मांगे थे क्या? ये सिर्फ सनातन को अपमान करने के लिए, संतों का अपमान करने के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग अखिलेश जी करते हैं। और जिस प्रकार से दंगा कराना अखिलेश जी चाह रहे थे जाति के नाम पर, आपने देखा होगा भी एक वीडियो आया है अखिलेश जी का। अखिलेश जी पहले तो खूब ब्राह्मणों को गाली दिया, यादव ब्राह्मण किया, उसके बाद पहले पहुंचे ब्राह्मण के घर और खूब स्वागत कराया, सम्मान कराया और खूब शक के भोजन किया पंडित जी के घर में। तब क्या उत्तर प्रदेश के किसी यादव ने नहीं देखा क्या कि हमारा मुखिया एक तरफ कह रहा है कि ब्राह्मणों के साथ ऐसा अभद्रता करो? आखिर वो पूरी टीम जो जा रही थी ब्राह्मणों के गांव में, तो क्या माला फूल करने जा रहा था क्या ब्राह्मणों का? पुलिस वाले की गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस वाले के ऊपर हमले किए, दंगे फसाद किए थे। कौन करा रहा था? अखिलेश जी तो करा रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि शुद्ध रूप से ये देश नहीं, पूरे समाज को बांटने का साजिश अखिलेश जी कर रहे हैं। इसके नाते उनके प्रवक्ता नहीं बोल पाए, भाग्य। ठीक है, अब जो है मैं प्रियंका जी आपके पास आता हूं। हालांकि ये सवाल फखरुल भाई से था, लेकिन मैं सवाल आप पर कह रहा हूं कि ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश, इसीलिए शायद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस नारे का असर हिंदुत्व एकजुट कैसे रहा है, ये पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है। शायद ये बीजेपी की ओर से उनका ब्रह्मास्त्र है। जब अखिलेश जी ने घर खाली किया था तो योगी आदित्यनाथ ही थे ना जिन्होंने गंगा जल से घर की सफाई और शुद्धिकरण करवाया था। आजाद भारत में ये सिर्फ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राम की भी जाति खोज कर अपनी जाति को उनके साथ जोड़कर उसमें अभिमान लेते हैं। तब बटोगे कटोगे नहीं याद आता है।
जब 6800 पिछड़े तबके से आने वाले शिक्षकों का हक योगी जी डकार जाते हैं, तब नहीं याद आता है बातोगे कटोगे। और उसके साथ में जब ये शहीदों की भी जाति खोज करके उनको उस हिसाब से पैसे देते हैं, तब नहीं याद आता है। दो व्यक्ति का नाम बस ले रहे हैं, विजय पांडे और सत्यनारायण यादव, दोनों शहीद हुए। विजय पांडे को इन्होंने दिया 25 लाख, सत्यनारायण यादव को दिया इन्होंने 20 लाख। उसमें भी शहीदों में भी जाति खोजने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा जब हरिजन बोल करके दलितों का अपमान किए, तब बटोगे किया कटोगे याद नहीं आया। फर्रुखाबाद में 23 यादवों के घर को बुलडोज करवा दिया सिर्फ जाति देकर के, तब याद नहीं आया बटोगे कटोगे। और इतना ही नहीं, अब जिस एग्जैक्टली जहां से आप ये डिबेट उठा करके लाए हैं, जिस दिन की ये चर्चा हो रही है, उस दिन कुछ लोग थे जिनको सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था क्या कह करके कि ये लोकतंत्र के सेनानी हैं। अब जिन लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान किया गया था, उनके नाम बस पढ़ करके सुना रही हूं, आप सुन लीजिएगा। कृष्ण कुमार दीक्षित, स्वरूप निगम, अजीत कुमार सिंह, अजय शर्मा, जयदेव आहूजा, श्याम रस्तोगी, रामकिशोर शर्मा, अशोक शर्मा, संतोष वाजपेयी, डॉक्टर वलेंद्र अवस्थी, मधुकर मिश्रा, सुरेश चतुर्वेदी, सत्यप्रकाश जैन, रामचंद्र सिंह, आशुतोष पाठक, ठीक राम उपाध्याय। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है उपनाम, स्वजातीय मिलते जुलते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए प्रियंका जी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अरुण जी और यहाँ सूर्या मैथिल दोनों आपको जवाब देना चाहते हैं। गगन यादव कौन है? उपनाम पर जाए। अखिलेश यादव का एक और बयान वायरल है, पता नहीं आप तक पहुंचा जरूर होगा, जिसमें वो भगवान कृष्ण की भी जाति खोज रहे हैं और तुलना कर दे रहे हैं भगवान राम की और कृष्ण की जातियों पर। तो फिर इसको क्या कहेंगे? और अरुण राजभर यहां पर बैठे हुए हैं, ओपी राजभर को कह रहे हैं कि उनका नाम ओपी रातभर होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? मुझे ये बताइए राकेश जी, मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है किसी राज्य में जहां एक दलित सांसद के जीभ काटने की बात करने वाले व्यक्ति भी खुले घूम रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की जीभ काटने की बात कोई व्यक्ति कर देता तो खुला होता। नहीं, कोई किसी की जीभ काटने की बात करे प्रियंका जी, इसका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले रामजीलाल सुमन ने जो कुछ कहा था, राणा सांगा को गद्दार और हिंदू गद्दार की औलाद हो गए, उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। गगन यादव पर आप चुप हो जा रही, भगवान राम कृष्ण की जातियां खोज ली जाए उस पर आप चुप हो जाती हैं। राकेश जी, मुझे पता है आप न्याय पसंद व्यक्ति हैं और इसको आप इंडोर्स करेंगे भी नहीं, पर बात इतनी ही है कि जब सजा देनी हो या जब न्याय देना हो, सबका आधार अगर जाति हो जाए और मुख्यमंत्री ही ये काम करे, जब एसएसपी, मैं 18 जिलों की बात कर रही हूँ, एसपी एसएसपी ठाकुर वर्ग से आते हैं, 20% से ऊपर इनके जिलाधिकारी ठाकुर वर्ग से आते हैं, ये कैसे होता है उत्तर प्रदेश में? और इस पर कैसे कोई चुप रहता है? ये स्वजातिवाद नहीं है क्या? ठीक, इस पर क्यों नहीं मुंह खोलते हैं? नहीं तो आप बोलिए ना गगन यादव पर, आप बोलिए ना भगवान राम कृष्ण और कृष्ण की जाति कौन खोज रहा है। आप बोलिए ना कि अरुण राजभर यहां पर बैठे हुए हैं, ओपी रात भर क्यों कहा जा रहा है? ये नाम क्यों बिगाड़ा जा रहा? क्योंकि राजभर समुदाय से हैं, वो वोट अपनी चुकी उनके साथ है तो उनको वोट नहीं मिलेगा यार। राकेश जी देखिए क्या है, प्रियंका जी अरुण भाई 30 सेकंड दीजिए, फिर आ रहा हूं, 30 सेकंड बस। नहीं ऐसा है कि प्रियंका जी से ओपी राजभर जी की बात कर रहे हैं तो उनका वो पूरा स्टेटमेंट चलाइए ना, यहाँ पर क्या कह रहे थे? हमें तब पचकैती यहाँ होती है। बोलने उसके बाद में वास्तविकता क्या है कि इनको तो कुछ आता पता है नहीं। इनके नेता तेजस्वी यादव ये कभी मुख्यमंत्री अपने मुसलमान समाज के व्यक्ति को बनाने की बात कर सकते हैं? फखरुल भाई बैठे हैं, अखिलेश जी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि 20% मुसलमानों की आबादी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी सीट की हैंडल जो है मुख्यमंत्री अपने मुसलमान को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसी पर इनको तकलीफ हो गई कि आबादी 20% और 6% वाला बार बार कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और प्रियंका जी बहुत कसीदे पढ़ रही है ना अखिलेश जी के, तो अखिलेश जी से यही पूछ लीजिए, अगर जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते, अगर वो छोटी हरकत नहीं करते, इनकी छोटी सोच नहीं होती, तो ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ विरासत में जो सियासत पाए है ना, वो इस तरह की बातें पचकानी नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें जो है, इनकी मानसिकता छोटी हो जाती है और छोटी बातें जब करने लगते हैं तो सोच पता चल जाता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी अगर नहीं होते तो शायद मुख्यमंत्री का नसीब इनको नहीं होता। और स्वर्गीय मुलायम सिंह के रहमो करम पर जिन्होंने जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह को अपमानित होते क्या देश के यादवों ने नहीं देखा था? अगर यम वाई फैक्टर को हटा दिया तो बता दे समाजवादी पार्टी और आरजेडी से मैं पूछना चाहता हूं, रजवार राजवंशी उत्तर बिहार में रहता है।
मैं दोनों से जवाब ले लेता हूं। अरुण भाई दोनों से जवाब ले लेता हूं, फिर सूर्या मैथिल, थोड़ा सा 2-3 मिनट आप इंतजार करिए। ठीक है, 20 सेकंड आप प्रियंका जी बोलिए, चूंकि शुरुआत आपसे की थी, फिर फखरुल भाई जुड़ गए, आपका धन्यवाद। मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी 20 सेकंड। प्रियंका भारती को समझ नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो ओबीसी और दलित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव, अरुण भाई सुनिए जरा, प्रियंका जी को सुनिए, बोलिए प्रियंका जी 20 सेकंड। अरुण जी की ऑडेसिटी पर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। अरुण जी के पिता ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा था, यादवों का काम है गाय दूहना, कुशवाहा कोयरी सब्जी रोपेगा। तो उस हिसाब से जब वो जाति के आधार पर सबका कर्म डिसाइड कर रहे हैं कौन क्या काम करेगा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था अरुण जी? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे। जब ओम प्रकाश जी ने ये भी कहा कि यादव समुदाय ब्राह्मणों का हक खा रहे हैं अगर वो कथा वाचन करेंगे, तब तो एक यादव की जब चोटी काटी गई, उनका शुद्धिकरण किया गया मूत्र से, उसको भी आप जायज ठहरा रहे हैं, उसको भी आप सही ठहरा रहे हैं। ये होता है असल जातिवाद, और इनके जैसे लोग लीडर नहीं लोडर होते हैं। जहां से जिधर टिकट कुछ मिलेगा उधर लोड हो जाएंगे, इनका हम भी लोड नहीं लेते हैं। ठीक, अब फखरुल भाई लोड हो ही गए हैं आरजेडी के पास, आप तो लोड हो गई हैं आरजेडी के पास। आपको तो इतना समझ तो है नहीं उत्तर प्रदेश में। प्लीज मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं आगे बढ़ता हूँ, प्लीज ऐसे शब्द प्लीज। फखरुल भाई आपका काम क्या है? ठीक है, फखरुल भाई, सीएम योगी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस नारे का दर्द बहुत पुराना है विपक्ष के पास, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री, सुन लीजिए मेरा पूरा सवाल, और इसीलिए शायद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जातीय संघर्ष किसे पसंद होगा, क्योंकि पता है कि इस नारे का साइड इफेक्ट आप लोगों ने कितने पोस्टर लगाए, फिर भी इस नारे की काट आप लोग नहीं खोज पाए। देखिए, अभी हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के पिता पुत्र की पार्टी वाले भी कुछ कह रहे थे। ये तो जिधर रहते हैं उधर की गाते हैं, उधर की खाते हैं। योगी जी के लिए कौन कौन से गाने गाते थे वो कोई भूला नहीं है, इसलिए हमें इनको हम कभी गंभीरता से लेते हैं, ना इनके किसी सवाल का जवाब देंगे। दूसरी बात, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात की, तो करनी सेना तो हथियार लहरा बीच में देखिए। फखरुल भाई पहली बार ठीक से बोलिए, सुन लीजिए अरुण भाई, आप रिप्लाई कर लीजिएगा, मैं आऊंगा बहुत समय है, मैं आऊंगा अरुण भाई। फखरुल भाई को बोलने दीजिए। फखरुल भाई बीच में इंटरप्शन हो ही गया है, तो मैं एक बात और कह देता हूं सर, एक मिनट प्लीज फखरुल भाई को बोलने दीजिए। अरुण भाई प्लीज फखरुल भाई को बोलने दीजिए। अरुण भाई प्लीज, आदमी कह रहा है फालतू का बकवास कर रहा है। नहीं ठीक है, फालतू बकचोदी कर रहा है। प्लीज ऐसी बातें नहीं, ऐसे शब्द नहीं, ऐसे शब्द नहीं प्लीज अरुण भाई। कोई भी टेलीविजन पर, राष्ट्रीय चैनल पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न करे। मैं इसके मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो शायद वो किसी और से कहते हो, क्योंकि करनी सेना जब हथियार लहराती हुई हमारे दलित सांसद के घर पहुंचती है, बुलडोजर लेके पहुंचती है, तो पुलिस असहाय नजर आती है। हमारे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी जब कहीं अन्याय के लिए जा रहे होते हैं, तो बुलडोजर लेके भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, अंडे फेंकते हैं, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं। तो किसको जातिवादी पसंद है? कौन कह रहा है कि कटोगे तो बटोगे? किससे कह रहे हैं? तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो जाति संघर्ष चाहते हैं, जो लोगों को बांटना चाहते हैं, वो उनकी ही भाषा यह है कि कटोगे तो बटोगे। समाजवादी पार्टी वो सबको साथ लेके चलने में भरोसा रखती है। हम ब्राह्मणों का भी सम्मान करते हैं, हम यादवों का भी सम्मान करते हैं, दलित और मुसलमानों का भी। सूर्या मैथिल अभी तक नहीं बोला है। फखरुल भाई वो आपको काउंटर करना चाहते हैं, फिर अनुज जी इसके बाद आऊंगा सर, फिर इसके बाद आऊंगा। अब सूर्या मैथिल, सवाल यह है कि ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, तो सवाल यह है कि ये गगन यादव कौन है, उस पर क्यों नहीं समाजवादी पार्टी बोलती है। सवाल यह भी है कि भगवान राम और कृष्ण की जातियां कौन खोज रहा था। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का जो वीडियो वायरल है, अगर वो सही है तो जो सवाल मैं थोड़ी देर पहले प्रियंका जी से भी पूछ रहा था। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की आता हूं फखरुल भाई, इसके बाद सुन लीजिए सूर्या मैथिल को। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अरे मेरे फखरुल भाई, इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि सूर्या मैथिल ने बोला नहीं अभी तक। बोलिए भाई साहब, 2 मिनट। तो देखिए, अभी यहां पर ये पीडीए भी चिल्लाएंगे, यहां पर ये सबका सम्मान भी करेंगे, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, जिनको हम यादव आयोग कहते थे, उत्तर प्रदेश में जो है ना वो रूल करते थे। यादव सिंह कौन है जरा याद कर लीजिए। चलिए हम
पीछे की बात नहीं करते, अभी की बात करते हैं। ये पीडीए चिल्लाते रहते हैं, दलितों का बड़ा सम्मान करने की बात करते हैं। ये यही पास में लगा हुआ है कन्नौज, वहां पे नवाब सिंह यादव ने दलित की बेटी के संग क्या किया उसको भी जाने दीजिए। अयोध्या की बेटी के संग क्या किया गया उसको भी जाने दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता वहां जाके दलित जो हमारी बहन बेटियां थी उनके संग खड़ा हुआ? क्या वहां पर उनको एहसास दिलाया कि हाँ पीडीए में आप भी है? मतलब जो आपको सूट करता है आप उसके साथ खड़े होते हैं। एक और बात, अभी ये कह रहे थे कि मैं तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूं, तो अभी बीच में अभी 2 बहरूपिये जिनके नकली आधार कार्ड थे वो एक गांव में गए, वहां पे परीक्षित बने थे उनकी पत्नी का अपमान किया, उनका हाथ खींचा, उनकी अभद्र भाषा में टिप्पणी की, उनके ऊपर उनको बदतमीजी की गई। वो भी तो ब्राह्मणी थी। आपने ना माओ का सम्मान किया, ना बहनों का सम्मान किया, और ना ही आपने किसी ब्राह्मण का सम्मान किया, ना ही आपने क्षत्रिय का सम्मान किया, ना आपने दलित का सम्मान किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहां पर 3 मैं आपको ना उदाहरण दे रहा हूं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु श्रद्धेय महंत ब्रह्मलीन योगी अवैधनाथ जी ने प्रस्ताव दिया था 1989 में, तब जाकर कामेश्वर चौपाल हमारे दलित भाई हैं, उन्होंने पहली जो ईंट थी ना राम मंदिर की वो उन्होंने रखी थी। उसके अलावा आप जातियों में बांटने की बात करते हैं, सनातन कितना विशाल है। राम मंदिर के अंदर 24 पुजारियों में से 2 पुजारी दलित हैं और 1 पुजारी ओबीसी वर्ग से है। क्या आपने उनको बुला के स्वागत किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूरे हुए हैं। सूर्या महफिल क्या बात कर रहे हैं? इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी राम मंदिर तक गए नहीं, सांसद भले कुछ दिनों पहले चले गए, बड़े इंतजार के बाद 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको बहुत समय लग गया। तो आप कहां कर रहे हैं? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है। ये पीडीए चिल्लाते हैं, उस राम लला विराजमान के भव्य मंदिर में माता शबरी का भी मंदिर है। अरे भैया आप वहां नाक नहीं रगड़ते, आप जाके हमारे दलित समाज फखरुल भाई रिप्लाई करिए इनकी सूर्या महफिल की बात का, और मैं उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। सर आप पीडीए की बातचीत करते हैं, राजभर समुदाय भी तो उसी का हिस्सा है। यहां पर बैठे हुए अरुण राजभर, ओपी राजभर को आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें सर, कि ओपी रातभर है, तो ये शब्द क्या ठीक है, ये टैगिंग ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक शब्द है। वो रात भर सोचते हैं कि कैसे हमें गठबंधन से भाजपा के साथ निकल जाना है, भाई एक मिनट सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। और दूसरी बात, भाजपा के मित्र ने बड़ी बड़ी बातें की। पूरे देश में लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। कौन लोग हैं? भाजपा के ही तो लोग हैं, भाजपा ही के लोग हैं ना। अरे भाजपा ही के तो लोग हैं जिनकी गंदी गंदी वीडियो सामने आ रही हैं, कहीं सड़क पे सामने आ रही हैं, कहीं भाजपा के कार्यालयों में सामने आ रही हैं। ये भाजपा ही के तो लोग हैं, आपकी ही मानसिकता के तो लोग हैं। तो सवाल ये कि आप सवाल समाजवादी पार्टी कर लीजिए, एक नाबालिग बच्चे के संग बलात्कार के दोषी कन्विक्ट हुए, उनको आपने ही अपने मंच पर जगह दी, आज उनकी पत्नी को चुनाव प्लीज रिप्लाई करने में कम से कम 30-40 सेकंड को इंटरफेयर ना करें। बोलिए अपनी बात पूरी करें। दर्द होने लगता है इतना, अभी तो बोलना शुरू किया। बोलिए फखरुल भाई, 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड सिर्फ फखरुल भाई की आवाज होने कार्यालयों में देखो क्या हो रहा महिलाओं के साथ। भाजपा के कार्यालयों में चेक करो कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। भाजपा के नेता चेक करो कि हाईवे पे क्या कर रहे हैं। तुम लोगों से सीखना है। भाजपा के मंत्रियों को चेक करो कि किस तरीके से डांस करते हुए महिलाओं के साथ नजर आते हैं, क्या अश्लीलता फैलाते हैं। तुम बताओगे हमें। महिला सुरक्षा की बात करते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, बड़े बड़े नारे देते हो। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा मां बहन बेटियों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी, जब तुम आईना दिखाओ तो आईना सामने रखो फिर बोलो। और सवाल यह है कि आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वो राम मंदिर नहीं गए, तो हम तो कहते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा और पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। और इटावा में भी समाजवादी पार्टी मंदिर बना रही है, जब बन जाएगी तो आप सबको बुलवाएंगे, आप सब भी वहां आना। सवाल यह है कि पीडीए की लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्या ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? ठीक, 69,000। अब अरुण जी को लाइए डिबेट में। 69,000 सीटें भर्ती में अरुण जी खाया गया। हाँ ठीक है फखरुल भाई, खाया गया। अरुण राजभर ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर का नामकरण ओपी रातभर इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब पता नहीं ये आपके समुदाय का सम्मान है कि अपमान है, ये आप लोग तय करिए सर। मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं लगता है। ये राजभर समाज को समझ नहीं पाए। राजभर समाज राष्ट्र की रक्षा किया, राष्ट्र को बचाने का काम किया है, देश की संस्कृति को बचाने का काम किया। ये तो औरंगजेब के साथ खड़े रहते थे, ये औरंगजेब को आदर्श मानते हैं, ये जिन्ना को आदर्श मानते हैं। लेकिन अगर उनके जिन्न को अगर अपने मानसिकता में रख लेंगे तो नाम अखिलेश है तो उनका अखिल कैसे सही रहेगा?
अकल ही नहीं आ रही है, क्योंकि जो इनका अखिलेश नाम है उसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि 12 बजे के बाद इनकी बुद्धि काम नहीं करती है, और उसके बाद काम करती है तो उल्टा सीधा काम करता है। और जब से इन सत्ता से दूर हुए हैं तब से इनकी सोची हो, जो सोच छोटी है, इनकी मानसिकता छोटी होती चली जा रही है और ये सोच नहीं पा रहे। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय की योद्धा हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते 40 साल। लेकिन अरुण भाई एक चीज का रिप्लाई करिए। फखरुल हसन, एक सवाल इससे करने दीजिए। वो अखिलेश यादव ने जो बात कही या फखरुल हसन जो बात कह रहे हैं, वो इसलिए कि सर आपके दल बदलने का बहुत लंबा इतिहास है, कभी आप इधर कभी आप उधर। नहीं, तो वो कहते हैं 9 बार दल बदले हैं, इनसे पूछिए कई बार दल बदले। कांग्रेस से गठबंधन किए हैं, बसपा से गठबंधन किए हैं, आरएलडी से गठबंधन किए हैं, निषाद पार्टी से गठबंधन किए हैं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी। ये किससे कितने 9 लोगों से ये रिश्ता निभाते हैं। गाने भी गाए, गाने गा के सुनाओ, पुराने वाले गाने सुनो। 9 बार गाते थे। अरे आपके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी के लिए गाने गाते थे, क्या गाने थे? गा पाओगे? बसपा से किए थे, नहीं किए थे? अगर गा सकते हो सुना दो, किन शब्दों का इस्तेमाल करते तो सुना दो भाई, सुनाओ भाई क्या गाना गाते थे? पूर्वांचल में सुनाओ भाई, अरे भाई सुनाओ, अरुण सुना दो भाई गाना की असली जो गाना गाते तो सुना दो भाई। दरवाजा है, सत्ता इन्हीं के रास्ते से गुजर के जाती है। अरे असली नायक क्या गाना गाते थे? ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। अरे भाई क्या गाना गाते थे ओम प्रकाश राजभर जी? कहते हो भाई ओम प्रकाश क्या गाना गाते थे? तुम अरे गाने क्या गाते थे? अरे क्या गाना गाते थे? में आने के लिए जितना, अरे गाना क्या गाते थे? अरे मैं तो सोच रहा हूँ गाने क्या गाते थे? उतना ही ओम प्रकाश राजभर जी आजा गाना गाते नहीं हुआ। अरे अरुण राजभर गाना भूल गए। अच्छा छोड़िए ना, ये गाने का थोड़े नहीं है, वो नहीं गाना चाहते आप जबरदस्ती फखरुल भाई, आप उनसे गाना गवाना चाहते हैं। नहीं ये फिर तो पता नहीं किसने क्या क्या कहा है। ठीक है सूर्या मैथिल, आप कुछ 20 सेकंड बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर प्रियंका जी आपके पास। बार बार ये गाने की बात कर रहे हैं फखरुल हसन। मेरे को तो वो भी याद आ रहा है मध्य प्रदेश चुनाव में कौन अखिलेश बखलेश, और दूसरी तरफ अखिलेश जी कहते चोर पार्टी है, झुट्टा पार्टी है, ये चोर है, ये धोखा देते हैं, और फिर जाके गलबैया कर ली। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या स्तर दर्शाता है? एक समय दलित की बेटी का अपमान करते हैं, फिर बुआ और बबुआ दोनों चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे को शुरू हो जाते हैं आप शब्द कहना। ये जो राजनीतिक मजबूरी समाजवादी पार्टी की है, ये जनता देख रही है, जनता जानती है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में जाति आधारित संघर्ष कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है, अपने जो मैं ये कहूं कि बनावटी और बहरूपिया लोगों की वजह से। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक बार प्रियंका भारती, कानून का राज है। रुकिए सूर्या मैथिल। प्रियंका भारती, इस नारे का इस साल का पहला टेस्ट होगा बिहार में, जब कुछ समय बाद वहां पर चुनाव होंगे। हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में जो बातें मैं कह रहा था वो इसलिए कि पूरे विपक्ष ने ताकत लगाई थी, और ताकत ये लगाई थी कि किसी तरीके से इन नारों का काट खोज लिया जाए। लेकिन नारा क्या क्या नहीं चला कि तुमको काटेंगे, इसके जवाब में डरोगे तो मरोगे, पीडीए फॉर्मूला, मुस्लिम आरक्षण, मौलानाओं का कैंपेन, चुनावी फतवे मस्जिद से, टारगेट पर सनातन, रेवड़ी स्कीम के फायदे, कुछ भी नहीं चला। ना हरियाणा में चला, ना महाराष्ट्र में चला। चला क्या? हिंदुत्व का मुद्दा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और विपक्ष वोट जिहाद के भरोसे जो बीजेपी ने कम्युनिकेट किया वोटर्स के बीच में। अब यही पिच है बिहार में भी। बिहार में पिच होती है आरजेडी की, और उस पिच पे आके खेलना होता है भाजपा को। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई महंगाई रोजगार सामाजिक न्याय, यही पिच है। हंस के आएंगे, रोक के आएंगे, हमारे पिच पर ही आएंगे। शुरू में हमें कहा गया कि रोज नौकरी कहाँ से लाओगे? 10 जसवीर जी को 17 महीने मिले, उन्होंने करके दिखाया। तो हम तो हॉस्पिटल को सुधारना हो, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना हो, वरना इनको देखिए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, वो शिक्षा अभियान बना दिया, वैसे शिक्षकों की भर्ती की। अब भुंजा मतलब जिनके पास डिग्री, सिर्फ कहीं से भी डिग्री बना लिया, वैसे शिक्षक बनेंगे तो स्कूल की व्यवस्था खराब होगी। अभी सबसे ज्यादा इनको चिंता स्कूलों से ही, दिक्कत स्कूलों से है इनको। तब तो 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। ना पढ़ेगा ना बढ़ेगा ना सवाल करेगा, बेवकूफ रहेगा तो भाजपा का झंडा ढोएगा। जो बेवकूफ होता है वही भाजपा का झंडा ढोता है। जो समझदार पढ़े लिखे होते हैं वो नौकरी पेशा रोटी रोजगार तो वहां रही है। आरजेडी क्या कर रही थी? अनपढ़ बना के रखी थी। स्वतः तो 9वीं फेल आदमी और कह रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधार कर लेंगे। 8वीं फेल, जिसको कुछ नहीं आता है, अनपढ़ आदमी को, और आपको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए जितना पागल है, जितना आप पढ़ाई दवाई की बात कर रही हो, उतना तो श्री लालू यादव जी को मौका मिला था, कितना शिक्षा दवाई पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर दिया। सिर्फ चारा घोटाला करने के अलावा कुछ किया है?
सिर्फ मीठे खाने के अलावा कुछ किया है? अभी तेजस्वी तेज प्रताप का मसला हल कर लो पहले। तेजस्वी तेज प्रताप का मसला हल कर लो। जो बहन बेटियों के साथ दुराचार करे, अत्याचार। अच्छा, एक मिनट मैं आता हूं बीच में। एक मिनट नहीं, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। राष्ट्रीय चैनल पर, टाइम्स जैसे नेटवर्क पर कोई भी बैठे तो अपने शब्दों की मर्यादा बनाकर रखे, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, लेकिन देश आपको सुनता है। थोड़ी सी इमेज सही बनाकर जाइए भाई आप लोग यहाँ से। ऐसा थोड़ी नहीं, घर में भी आप लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं क्या? एक मिनट, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सूर्या मैथिल आपसे सुनकर रिप्लाई करिए, फिर मंत्री जी आपके पास आता हूं। देखिए, आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी कि पिच जो आरजेडी की होती है और जो बैटिंग है वो भाजपा करती है। मैं इनको दो नारे हैं जो बिहार में आज की डेट में जो चल रहे हैं। एक है जमीन लाओ और नौकरी पाओ, दूसरा है हमारे जो मवेशियों का चारा कौन खा गया? लालू भैया। और एक और बात, उत्तर में बाढ़ थी, दक्षिण में सूखा था, बाकी जो बच गया वह नरसंहार था, और यही लालू का बिहार था। और आज जो है बिहार पहले था बैलगाड़ी पे चलता हुआ, आज वो एक्सप्रेस वे पे जा रहा है। पहले रंगदारी का उद्योग था, आज मल्टीनेशनल आ रहा है। पहले गली गली में थे माफिया, आज इंटरनेशनल एजेंसियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये बिहार है, समझ में आया? चलिए, भाजपा के टुकड़ों पर पलने वाले व्यक्ति हैं। ये देखिए, ये शब्द है इनके, ये देखिए, ये शब्द है इनके। जब इनका चेहरा मैं आईने से दिखा देता हूं तो ये डर जाती हैं और इस प्रकार की बदतमीजी शुरू कर देती है। बहन जी, मैं कमा के खाता हूं, जीएसटी भरता हूं, इनकम टैक्स भरता हूं, रंगदारी नहीं करता। जो मिस पटना का बलात्कार साधु यादव, सुभाष यादव ने किया था, और लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की शादी में पूरे के पूरे पटना के कार के जो शोरूम में लूट लिए गए थे, और जो सुनार की दुकान है वो लूट ली गई थी। हम जैसे गरीब लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता बहन जी, हम बहुत मेहनती लोग। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। महंत राजू दास जी, आपने एक बात कही कि हिंदुओं को जागने की जरूरत है, तो आप किस तरीके से जगाना चाहते हैं? वोट बैंक के लिहाज से जगाना चाहते हैं, मुद्दों पर जगाना चाहते हैं, सियासत के हिसाब से जगाना चाहते हैं, कैसे जगाना चाहते हैं? वोट बैंक वालों ने तो खूब राजनीति कर ही लिया। आपने देख ही लिया होगा कि पहले उन्होंने यादवों को बरगलाया, यादवों को भड़काया, उसके बाद पंडित जी के यहाँ रोटी तोड़ने के लिए चले गए। तब उनको याद नहीं आया कि यादव भाई सब लोग मिलकर चलो पंडित जी के यहाँ भोजन करते हैं। उनको अकेले चले गए और खूब पंडित जी के यहाँ खूब रोटी तोड़ी। हम इसलिए जगाना चाहते हैं कि भारत ये ऐसा देश है कि गुलदस्ता है, हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और सनातनियों में जिस प्रकार से भेद उत्पन्न करने का कुछ लोगों ने, कालनेमियों ने, राजनीतिक भेड़ियों ने योजना बनाई, और उस पर हिंदू जनमानस फंसता चला जा रहा है। इस प्रकार फंस रहा है, इसलिए हमने कहा हिंदू भाई जगो, जातियों में बंटने से काम नहीं चलेगा। हम सब एक हैं, एक पिता के संतान हैं। हाँ, पद्धति अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, पद्धति अलग अलग है। आखिरी 30 सेकंड फखरुल भाई, आपको, आप जातियों की बातचीत, भगवान की जातियों की खोजने वाला, जिस पर आप रिप्लाई करना चाह रहे थे, उस पर भी रिप्लाई कर दीजिएगा। फिर जो बात महंत जी कह रहे हैं इस पर भी, लेकिन 30 सेकंड सिर्फ समय। नहीं, मैं देखिए राजू दास जी, मुझे नहीं मालूम कि वो इस पैनल में शिवसेना के नेता के रूप में बैठे हैं या भाजपा के नेता के रूप में बैठे हैं, महंत के रूप में बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब वो बोल रहे थे कि किसने बांटा यादव को, तो अगर उनकी भाषा के महंत की होती तो मैं शायद जवाब न देता। लेकिन क्योंकि वो पहले शिवसेना में रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। देखिए, किसने किसको बांटा वो पूरा देश देख रहा है। और समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए नारे पे 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, इसलिए बहुत से लोगों के पेट में दर्द है, वो लोगों को बांटना चाहते हैं। ठीक है सर, बटेंगे। ठीक है फखरुल भाई, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, वक्त इतना ही है। लेकिन हाँ, ये शुरू हुआ है नारों का काउंटर, काट बार पलटवार। देखिए इसका क्या असर होता है। चुनावी सीजन तो शुरू होने वाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी का संकल्प 2047 से पहले भारत का कायाकल्प। भारत फोर्थ इकोनॉमी कैसे बना, मोदी ने टॉप गियर लगा दिया। मोदी ने भारत की कितनी बदली तस्वीर, रिसर्च के साथ रिपोर्ट। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास सुशांत सिन्हा के साथ रात 8। The biggest news break of the day
exclusive that set the primetime agenda. Bringing you stories